हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिवीजन एंड प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर। दोस्तों आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 करने आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 to 24 तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग 25 और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि ये कथन जो है वो किसका है, लुथिर गुलिक का, विलोबी का, हर्बर्ट साइमन का या जॉन ए विंग का। तो 1 मिनट नहीं 5 सेकंड का समय आप लीजिए और मुझे बताइए कि इसका क्या सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बताती हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट साइमन इज द राइट आंसर। व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी है किसने, हरमन महोदय ने, हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस बार दोस्तों मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश की है। पिछले वीडियो में मुझे लग रहा था कि शायद क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे थे तो आप लोगों को पढ़ने में समस्या आ रही होगी, तो मैंने कोशिश की है कि इस बार क्वेश्चंस को हम बड़ा रख सकें ताकि आप लोग को ईजी वे में मोबाइल में दिख जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम क्या कह रहा है। हॉब्स के लेवियाथन में किस उपागम का प्रयोग किया गया है, संरचनात्मक उपागम, दार्शनिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम या संस्थावादी उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थावादी उपागम जो है वो हॉब्स के लेवियाथन में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, भारत में पूछ रहा है दोस्तों। भारत में अगर ऐसे देखा जाए तो लोक प्रशासन का जनक या पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड्रो विल्सन को। ठीक है, वुड्रो विल्सन को। अगर हम कहें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुडनाउ को, फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, जिनकी कृति है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में लोक प्रशासन का जो पितामह है या पिता है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MP शर्मा को। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किसके पिता के रूप में पूछा जा रहा है। मोस्टली क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोक प्रशासन के ही पिता पूछे जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे क्या होता है, ऐसे भारत या फिर अमेरिकी इन सब वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की गलतियाँ ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 कह रहा है, लोक प्रशासन शब्दावली पहली बार गढ़ी गई थी और प्रयोग में आई। कहाँ पे गढ़ी गई थी और कहाँ पे प्रयोग में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1812 में, फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना का क्या वर्ष है। जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये कब स्थापित किया गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं 1954 में, 1958 में, 1967 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी 1954 में दोस्तों, तो ये की गई थी न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में की गई थी। और किस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी पॉल एपिलबी समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और पॉल एपिलबी समिति कब बनाई गई थी, 1953 में। ठीक है, तो ये जुड़े हुए क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देखिए संस्थान दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपके संस्थान, ठीक है, इंस्टीट्यूट, और ये दिए गए हैं उनके प्लेस। ठीक है, कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे
वो स्थापित है। तो आपको बताना है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क नई दिल्ली में है, रेलवे स्टाफ महाविद्यालय बड़ोदरा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है और केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय आपात एवं राहतकालीन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कानपुर में नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, आप उन सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले आप मुझे बताइएगा कि केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान जो है इसका फिर ये कहाँ पे है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये बताना है आपको कि किसने सबसे पहले लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। ठीक है, हैमिल्टन ने, हेनरी फ्योल ने, प्लेटो ने या फिर उर्विक ने। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है अपना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैमिल्टन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकटावस्था कहा गया है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो लोक प्रशासन का विकास है उसे हम 5 चरणों में, मुख्यतः 5 चरणों में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि संकट की अवस्था कौन से चरण को कहा जाता है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को या चौथे को। ये भी प्रश्न हो सकता है। और जैसे यहाँ पे पूछा गया है ईयर, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने जो लोकतंत्र का विकास लोक प्रशासन का जो विकास है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आपके रिवीजन हो सके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो संकटावस्था की बात पूछी जा रही है कि ये कौन सा चरण है दोस्तों। तो जो क्राइसिस आती है लोक प्रशासन के संकट का जो समय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1948 से लेकर 1970 तक। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं। जैसे हमने पहला काल देखा था विभाजन वाला काल, तो विभाजन हमें देखने को मिलता है प्रथम चरण पहला वाला 1986 से लेकर 1927 तक। दूसरा सिद्धांतों का काल, जिसमें सिद्धांत बहुत निर्मित होते हैं, 1928 से लेकर 1937 तक। ठीक है, तीसरा वाला काल जब चुनौतियां मिलनी शुरू होती हैं, ये होता है आपका 1938 से लेकर 1947 या 48 तक। कहीं आपको 47 कहीं 48 लिखा मिलेगा। और जो आपका चौथा चरण है ये संकट अवस्था है, जब संकट आने लगता है, पहचान का संकट, अस्तित्व का संकट, तो ये 1948 से लेकर 1970 तक। ठीक है, और पांचवा चरण जो 1970 से शुरू होता है, जिसमें ये अंतर विषयी हो जाता है, अंतर विषयी हो जाता है जब आपका NPM आता है, नवीन लोक प्रशासन वगैरह, और नवीन लोक प्रबंधन जैसी चीज़ें लोक प्रशासन में आती हैं। और लोक प्रशासन क्या है, अंतर विषयी हो जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है और अपना एक नया ही स्वरूप में उभरता है और अपनी इम्पोर्टेंस को फिर से स्थापित करता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये ब्रीफ में थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, डिटेल में आप जाकर चैनल पे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं अगला। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, सही बताना है कौन सा है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मैरी पॉर्कर पॉलेट, एक तरफ बुक्स दी गई हैं और एक तरफ राइटर का नाम दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, वॉल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, एच साइमन, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, WR शार्प। ठीक है, आपको बताना है। तो क्या क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो है वो मैरी पार्कर पॉलेट की पुस्तक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर पॉलेट की पुस्तक है। ठीक है, अब जरा हम बाकी पुस्तकों को भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है साइमन की किताब है। ठीक है, साइमन की पुस्तक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये किसकी है, ये है वाल्डो की। ठीक है, अगला देखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये किसकी किताब है, तो ये किताब है बर्नार्ड की। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपने ये एक्स्ट्रा
फैक्ट्स भी अच्छे से याद कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की किताब है? या फिर अगला है ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स की किताब है? या फिर द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रॉबर्ट ए डहल की किताब है? या फिर द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जे.एम. गैस की किताब है? तो आपको बताना है कि इनमें से एक कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, गलत वाला बताना है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला ए। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की पुस्तक नहीं है, जबकि ये किसकी किताब है? बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये किस किताब है? ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये किसकी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स की है, जिसमें इन्होंने अपनी पारिस्थितिकीय जो उपागम बताया है उसकी व्याख्या उन्होंने इसी पुस्तक में करी है। उसके बाद है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रॉबर्ट डहल की किताब है। उसी तरीके से द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जे.एम. गैस की किताब है। ठीक है, तो जो चलिए वापस आते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए पर, एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोस्तों पॉलिटिकल इसमें लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? प्रथम पुस्तक। और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है एल.डी. वाइट की। ठीक है, तो ये एल.डी. वाइट की पुस्तक है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सही सोचा होगा, इसकी आंसर एल.डी. वाइट है, क्योंकि ये आसान प्रश्न है और सभी को मुझे लगता है पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए भी पूछ ले रही हूँ कि आप, मुझे पता है आसान है, लेकिन आसान में कई बार हम गलतियाँ कर जाते हैं, तो आसान में गलतियाँ हम ना करें, इसके लिए हमें बार बार रिविज़न करना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन में बाजार कैंटीन प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया है? रिक्स द्वारा, विडनर द्वारा, अंडरफर द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैन रिक्स द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 कह रहा है एक अनुशासन के रूप में विकास प्रशासन की अवधारणा फ्रांसीसी उपज है, अमेरिकी उपज है, ब्रिटिश उपज है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक अमेरिकी उपज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रशासन ही राजनीति है। ठीक है, जो छोटी परिभाषाएं दोस्तों, तो वो तो मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा आप। ठीक है, तो 37 पूछ रहा है कि प्रशासन ही राजनीति है, हेनरी फ्योल, उर्विक, फ्रेडरिक टेलर या पॉल एच एपलबी, कौन है जो ये परिभाषा दे रहे हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइए मुझे क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉल एच एपलबी। प्रशासन ही राजनीति है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बनाम बाजार के विवाद में नहीं उभारा गया है? ठीक है, राज्य बनाम बाजार के विवाद में नहीं उभारा गया है। प्रबंधन में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व, संगठनात्मक लचीलापन, अधिकारी तंत्र का प्रभुत्व, नियामक प्राधिकरण की स्थापना। इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारी तंत्र का प्रभुत्व। इसका राज्य बनाम बाजार व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारत की नई आर्थिक नीति को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भारत की जो नई आर्थिक नीति है उसे किस नए नाम से संबोधित किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आपके ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या बाजार मैत्रीपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहले हमारी कौन सी नीति थी? आर्थिक नीति हमारी व्यवस्था कैसी थी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, चलिए, पर नई आर्थिक नीति में अब बाजार मैत्रीपूर्ण व्यवस्था हमने अपना ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ये किसकी पुस्तक है? आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसकी कृति है आपको बताना है, और इसके 4 ऑप्शंस हैं।
ये हैं इसके 4 ऑप्शंस, फ्रैंक मैरिनी, वॉल्डो, ऑसबर्न और गैबलर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑसबर्न व ट्रेट गैबलर। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, ऑसबर्न और गैबलर, इनके द्वारा रचित ये पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नवीन लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कि जरूर मार्क करके लिख लीजिए, गलत है, यानी कि हमें गलत बताना है। ठीक है, चलिए, यह बाजार की ओर अभिमुख है, यह जनहित समर्थक है, यह प्रबंधकीय स्वायत्तता का हिमायती है, यह निष्पादन मूल्यांकन पर संकेंद्रित है। ठीक है, आपको अपना राइट आंसर बताना है कि कौन सा एक इसमें से सही नहीं है। ठीक है, यानी कि गलत आपको बताना है। तो क्या ये बाजार की ओर उन्मुख है? नहीं दोस्तों, ये बाजार की ओर उन्मुख नहीं है, जबकि ये बल्कि ये लोक प्रबंध में ही, लोक प्रशासन में ही प्रबंध की बात करता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या सही है देख लेते हैं। तो ये एक जनहित समर्थक है, बिल्कुल जनहित समर्थक है। यह प्रबंधकीय स्वायत्तता की बात करता है, बिल्कुल करता है। यह निष्पादन मूल्यांकन का संकेंद्रण करता है, बिल्कुल सही करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किसने कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं? ठीक है, ये किसका कथन है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन का, पिफनर का, बर्नार्ड का, या फिर थॉम्सन का? आंसर बताना है आपको, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड का। ठीक है, ये कथन है चेस्टर बर्नार्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक परिभाषा है 43। किसने कहा है औपचारिक संगठन में अमूर्त व बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ठीक है, ये कथन किसका है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन का, मूने का, पिफनर का, या फिर रैले का? सही आंसर आपको चूज करना है। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम सरकारी निगम कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, या योजना आयोग? कौन सा था बताना है आपको। प्रथम सरकारी निगम, तो इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके ऑप्शन में डाउट हो रहा है। ठीक है, मुझे इसके ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो मैं आपको गलत ऑप्शन नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं इसको चेक करने के लिए रख देती हूँ कि मैं इसको चेक करके इसका आंसर आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं हम इस क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग गलत क्वेश्चन ना करें। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी करें और ऑप्शन भी गलत देखें तो ये हमारे लिए एक घाटे का सौदा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और उसको चेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किसने बताया था? टेलर ने, फ्योल ने, उर्विक ने, या मूने और रैले ने? ये आपको बताना है, ये किसने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, हेनरी फ्योल को दोस्तों शास्त्रीय जो सिद्धांत है उसका पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा शास्त्रीय सिद्धांत का इन्हें पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पद सोपान व्यवस्था प्रशासन के किस सिद्धांत में सबसे अधिक संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। सत्ता के केंद्रीकरण से, आदेश की एकता से, समन्वय से, और सत्ता के विकेंद्रीकरण से? तो आसान प्रश्न दोस्तों, मुझे लगता है सभी ने इसका आंसर सही बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, आदेश की एकता। क्योंकि जो पद सोपान व्यवस्था है ना दोस्तों, वो इस तरीके से पिरामिड रूपी है। वो कहते हैं कि शीर्ष पर एक सेंटर में क्या होता है, एक व्यक्ति बैठा होता है। ठीक है, और वो नीचे आदेश देता है इस तरीके से, और नीचे नीचे क्या होती जाती है, जो बेस होता है चौड़ा होता जाता है, यानी कि लोगों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऊपर एक सेंटर में अधिकारी होता है
आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और जो उत्तरदायित्व तो है वो नीचे से ऊपर गिर जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला व्यक्ति, मान लीजिए ए है, ये ए सब कितने कि सारे ए हैं, ये बहुत सारे हैं, ए बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये अपने काम के लिए इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। जैसे हम एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लें तो स्कूल में सबसे नीचे क्या होता है, जो 4th क्लास होता है, जो बाकी काम करते हैं वो ज़्यादा होता है, क्लर्क वगैरह और बाकी सब जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचर्स होते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। तो जो ऑफिस स्टाफ होता है वो इनके प्रति उत्तरदायी होता है, टीचर्स सब प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से, और आदेश किसको देते हैं, इस तरीके से आदेश भी जो है नीचे की ओर दिया जाता है, ठीक है। एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेना में आदेश की एकता के सिद्धांत के अंतर्गत बताइए कि आदेश देने का क्या क्रम होगा। देखिए दोस्तों, ये वहाँ पे वही पद सोपान की बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन किसको आदेश देगा, किस क्रम से, लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें से कौन किस पद पर होता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हमें मिलता है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर कौन होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, यानी कि 4 नंबर लिख लेते हैं। इसके नीचे कौन होगा, इसके नीचे मेजर होगा, यानी कि 3 नंबर लिख लेते हैं। उसके नीचे कौन होगा, मेजर के नीचे कौन होगा, मेजर के नीचे होगा कैप्टन, 2 नंबर लिख लेते हैं। और सबसे नीचे कौन होगा, लेफ्टिनेंट होगा, ठीक है। तो जो कर्नल है वो मेजर को आदेश देगा, मेजर जो है वो किसको आदेश देगा, कैप्टन को, कैप्टन लेफ्टिनेंट को, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे, तो एक 1 2 3 से पढ़ लेते हैं। 1 2 के प्रति उत्तरदायी होगा, 2 3 के प्रति, और 3 4 के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। दोहरे आदेश या नियंत्रण की अवधारणा से हमारा अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका पूरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है दोस्तों, मैं पूरा ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर अगला पढ़ लेंगे। किसी एक कर्मचारी पर एक से अधिक उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाना या उस पर नियंत्रण रखा जाना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसी एक कर्मचारी पर एक ही उच्च अपदस्थ अधिकारी द्वारा नियंत्रण रखा जाना चाहिए या एक ही अधिकारी आदेश दे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विभागीय संगठन में एक अधीनस्थ के ऊपर एक से एक अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक करना होना, या यह संगठन की सत्ता के प्रत्यायोजन से संबंधित अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्या है, कह रहा है दोहरे आदेश या नियंत्रण की अवधारणा से हमारा क्या अर्थ है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कह रहा है किसी एक कर्मचारी पर एक से अधिक उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाना या उस पर नियंत्रण रखा जाना। दोहरे आदेश का ये मतलब होता है। और आदेश की एकता का क्या मतलब होता है, आदेश की एकता पढ़ा होगा आप सभी ने, आदेश की एकता का सिद्धांत। तो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि एक व्यक्ति पर, ठीक है, एक अधीनस्थ पर एक ही का नियंत्रण रहेगा, एक ही उसे आदेश देगा, ये आदेश की एकता सिद्धांत कहता है। जबकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, दोहरे आदेश की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक या एक से अधिक उच्च अधिकारियों से आदेश लेने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही बताना है हमें। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, या फिर अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 49 के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकारों का उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 50।
हमारे देश में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों का पूछा गया है क्या है? प्राधिकार प्रत्यायोजन है, आदेश की एकता है, समन्वय है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है आपका सही उत्तर क्या होगा। हमारे देश में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की क्या है? समन्वय है। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ कितनी योजनाएं हो चुकी हैं दोस्तों? 12 योजनाएं हुई हैं। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ अपनाई गई थी, 5 वर्ष के लिए हम प्लान बनाते थे दोस्तों। इसमें क्या होता था? समन्वय के लिए, क्योंकि हमें उस समय विकास की ज़रूरत थी जब हम स्वतंत्र हुए थे, और हमें एक समग्र एकीकृत या कह सकते हैं पूरा समग्र विकास की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951-52 में लागू की गई थी, और टोटल 2017 तक हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया है। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है वो कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको आपकी जो पढ़ाई है उसमें इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट या वीडियो में मेरी मेहनत जो है वो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहें या आपके पास कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके फीडबैक को भी देखने की, और साथ ही साथ आपके डाउट्स को भी ठीक करने की, या फिर कह सकती हूँ क्लियर करने की। जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं करने की कोशिश पूरी करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और ऐसे वीडियो के साथ जो आपकी तैयारी में आपको मदद करे। तो चलिए दोस्तों, आप मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।